ये आईएमएफ का लोन, ये आईएमएफ का रिव्यू प्रोग्राम हमें यहाँ से नहीं निकालेगा, क्योंकि हमें फिर 2-3-4 महीनों के बाद हम इसी नहज पे पहुँचे होंगे। हमें यही खदशा होगा कि हमने लोन कहाँ से लेना है। इस लोन को वापस करने के लिए हम फिर डिफ़ॉल्ट के चक्कर में पड़े होंगे। हमें फिर पता लग रहा होगा कि हमने इंपोर्ट के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे रिजर्व्स ख़त्म हो गए, हमारे रिजर्व्स कम हो गए, क्योंकि ये पहली दफ़ा हो नहीं रहा। ये हमारी हिस्ट्री है और हमें हिस्ट्री ये बताती है कि ये ऐसा ही हुआ है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं कि निकल नहीं सकते हैं, या हमने इसी तरह से इस दलदल में धंसते चले जाना है। अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त आप ये एपिसोड देख रहे होंगे उस वक्त तक तकरीबन हालात हमारे बहुत क्लियर हो चुके होंगे इस बारे में कि क्या हमें आईएमएफ से लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव हो रहा है या आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव नहीं हो रहा है। अगर आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव हो रहा है तो किन शराइत की बिना पर हो रहा है, और अगर नहीं रिवाइव हो रहा है तो कहाँ पर डेडलॉक आया था। ये तकरीबन उस वक्त तक ये बात क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन अब असल सवाल ये है कि अगर हमें ये लोन मिलता है, लोन मिलने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिस रुख हालात चल रहे हैं उस रुख पे हमें नज़र ये आ रहा है कि ये लोन हमें मिल जाएगा, ये प्रोग्राम रिवाइव हो जाएगा। जो हालात हैं वो ये हैं कि हमने पिछले हफ्ते में एक करेंसी की एक ह्यूज डेप्रिसिएशन देखी है, हमने एनर्जी की प्राइसेस को बढ़ता हुआ देखा है, और हमें अभी भी ये स्मेल आ रही है कि एनर्जी के प्राइसेस अगले 2-4-5 दिनों में दोबारा से पेट्रोल की प्राइसेस को बढ़ाया जाएगा और बाकी चीज़ों को भी इसी रुख पे डाला जाएगा। मिनी बजट लेके आएंगे और फला जितनी भी इस सिलसिले में जो भी डेवलपमेंट होती है वो डेवलपमेंट हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन हमें ये ख़बरें आ रही हैं कि आईएमएफ का लोन हमें या ये प्रोग्राम मिल जाएगा या लोन हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इसके बाद हमारे हालात होंगे क्या हम इसके बाद ठीक हो जाएंगे, या हमें कुछ सुख का सांस थोड़ी दिनों के लिए आएगा या सुख का सांस नहीं आएगा। ये बहुत क्लियर बात है, बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि ये हम इन हालात में से निकलने के लिए हमें को बहुत बड़ी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। ये आईएमएफ का लोन, ये आईएमएफ का रिव्यू प्रोग्राम हमें यहाँ से नहीं निकालेगा, क्योंकि हमें फिर 2-3-4 महीनों के बाद हम इसी नहज पे पहुँचे होंगे। हमें यही खदशा होगा कि हमने लोन कहाँ से लेना है। इस लोन को वापस करने के लिए हम फिर डिफ़ॉल्ट के चक्कर में पड़े होंगे। हमें फिर पता लग रहा होगा कि हमने इंपोर्ट के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे रिजर्व्स ख़त्म हो गए, हमारे रिजर्व्स कम हो गए, क्योंकि ये पहली दफ़ा हो नहीं रहा। हम पिछले 2-3-4 एपिसोड में मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है। ये हमारी हिस्ट्री है और हमें हिस्ट्री ये बताती है कि ये ऐसा ही हुआ है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं कि निकल नहीं सकते हैं, या हमने इसी तरह से इस दलदल में धंसते चले जाना है। या निकला जा सकता है कि या निकला नहीं जा सकता। मेरा ज़ाती मानना यह है कि बिल्कुल निकला जा सकता है, इसमें से मुझे कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ करना यह होता है कि आपको एक रुख पे इकॉनमी को चलाना होता है। मैं अगली बात पे जाने से पहले आपको छोटी छोटी 2 मिसालें देता हूँ। मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था 91-92 में, एक बड़े छोटे से मुल्क के बारे में एक ख़बरें आती थी कि आज वहाँ पे 50 बंदे मर गए, आज वहाँ पे 100 बंदे मर गए। अखबारों में आता था कि वहाँ पे उस मुल्क में खून की स्मेल आती थी गलियों में से और सड़कों में से, इंसानी गोश्त के लोथड़े पड़े होते थे। ये बात है 91, 92, 93, 94, 95 की। तो उस मुल्क की आबादी तकरीबन करोड़ के आगे पीछे थी और तकरीबन 15 लाख आदमी उन 4 सालों में मरे थे, यानी कि 15% ऑफ द टोटल ह्यूमन कैपिटल वाज एवापोरेटेड। 15% टोटल इंसानी जो सरमाया था या जो इंसान थे वहाँ के, जवान इंसान वहाँ के मर गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जब उन्होंने संभलना शुरू किया और उन्होंने तकरीबन 2000 से लेके 2020 तक हर साल तकरीबन 6 से लेके 10% तक जीडीपी ग्रोथ करी। इसका मतलब ये हुआ कि आप इतने बड़े धचके में भी हों कि आपका 15% ह्यूमन कैपिटल एवेपोरेट हो जाए, आपके मुल्क में खून की नदियां बह रही हों, आपके बच्चे बेचे जा रहे हों, अगर खून के गोश्त के लोथड़े पड़े हों, अगर आप एक दफ़ा वहाँ से निकलना चाहें तो बिल्कुल आप निकल सकते हैं। रवांडा की बात कर रहा हूँ। रवांडा का नाम आपने सुना होगा। रवांडा ठीक है, आज भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में से आता है, आज भी गैर तरक्की याफ्ता मुल्कों में से आता है, लेकिन 95 में उसकी जो पर कैपिटा इनकम थी वो $143 थी, $143 थी। आज उसकी जो पर कैपिटा है वो तकरीबन $1000 के आगे पीछे। इसका मतलब ये है कि उसने मुसलसल ग्रो कर रहा है। उसके पास एक उम्मीद है कि मैं ग्रो कर जाऊंगा, उसके पास एक उम्मीद है कि मैं आगे निकल जाऊंगा। लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब ये होता है कि उसके पास ट्रांसपोर्ट का रास्ता ही नहीं है, कि वहाँ से ना कोई आता है ना कोई जा सकता है।
इसके बावजूद उसने अपने आप को तरक्की के रुख पर डाला है। किसी वक्त यूट्यूब पे जाके आप रवांडा की वीडियोस देखिए, रवांडा के शहरों की हालत देखिए, आपको हैरान होगा। आपका मुझे लगता है कि आपके इस्लामाबाद लाहौर से बेहतर शहर बना हुआ है। आप इतराज रख सकते हैं कि यार ये तो छोटा कंट्री है, 1-2 करोड़ की आबादी को संभालना आसान होता है, 22 करोड़ की आबादी को नहीं संभाला जा सकता है। इंडिया की मिसाल ले लें, 91 में बिल्कुल डिफॉल्ट के नहज पे पड़ा हुआ था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। एकदम से जब मनमोहन सिंह आए तो हमने पिछले भी एक एपिसोड में बात की थी, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि भाईजान बात खत्म हो गई है, अब हम दुनिया को बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद वो उनका आखिरी IMF का प्रोग्राम था। उन्होंने IMF के से लोन लिया, अपने आप को वहां से डिफॉल्ट से निकालने की एक ट्राई की, और उसके बाद वहां से उन्होंने तरक्की का सफर शुरू किया। वो दिहाई आपको याद होगी, उसके बाद की आपको दिहाई याद होगी, और उसके बाद की आपको दिहाई याद होगी। पिछली 3-2.5-25 साल से 20 साल से इंडिया मुसलसल तकरीबन 8 से 10% GDP को ग्रो करा रहा है। वियतनाम की मिसाल ले लें, अमेरिका ने मार मार के तबाही फेरी हुई थी वहां पे। 98 तक उसका पर कैपिटा इनकम हमसे बहुत कम था, हमसे वो पीछे था, हमसे उसकी एक्सपोर्ट्स कम थी, हमसे ज्यादा बुरी हालत में था। आज वियतनाम के साथ हम अपने आप को कंपैरिजन नहीं कर सकते। उससे पीछे आप चले जाएं, ये इन 3-4 बांग्लादेश सबको पता है कि कितनी कॉटन पैदा होती है वहां पे, लेकिन वो टेक्सटाइल में वो हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। उससे पीछे चले जाएं आपको उसके पीछे चाइना की मिसाल मिलेगी, आपको मलेशिया की मिसाल मिलेगी, इंडोनेशिया की मिसाल मिलेगी, साउथ कोरिया की मिसाल मिलेगी, जापान के ऊपर एटम बम गिरा था उसकी मिसाल आपको मिलेगी। यानी कि अगर आप एक रुख चल पड़े, किसी तरफ आप चल पड़े, तो आप चीजें आपकी ठीक होती चली जाती हैं। आपने एक कैटेगोरिकली डिसीजन करना होता है कि आज के बाद मैंने किस रुख पे चलाना है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला यह है कि हम एक अपनी जुबान में कहते हैं कि एक डिल्यूजनरी इकोनॉमिक्स में पड़े हुए हैं। हमें सिर्फ हम ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब देखने के बाद हम समझते हैं कि जब हमारी आंख खुलेगी तो ये सब कुछ हो चुका होगा। आपको पिछले 20 सालों में एक चीज़ याद होगी कि जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि गवादर को मैं दुबई बना दूंगा। डिल्यूजनरी इकोनॉमिक्स की एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि उन्होंने कहा था कि ये मेरा दुबई है। आज भी अगर आप YouTube पे जाके कोई सर्च करें तो आपको वो मुशर्रफ की स्पीच नजर आएगी, जिसमें मुशर्रफ साहब ने कहा था कि ये गवादर मेरा दुबई है। और कुछ लोगों ने पैसे बनाए होंगे, वहाँ पे एक PC होटल बन गया होगा, वहाँ पे कोई अच्छी सी 1-2 सीनरी उन्होंने बना दी होंगी, वो ऐसी लोकेशंस बन गई होंगी जहाँ पे जाके आप घूम फिर सकते हैं। लेकिन वो एक आपका इंडस्ट्रियल शहर नहीं बना है, वो आपका दुबई नहीं बना है। वहाँ से उसने आपकी GDP में कंट्रीब्यूट नहीं किया है। 4-5 साल या 10 साल बाद आप आगे चले जाएं, आपको एक और बड़ी मिसाल मिलेगी, द गेम चेंजर CPEC। कि CPEC हमारी गेम चेंज कर देगा, हम एक रुख पे चल पड़ेंगे, हमें दुनिया उठा देगी। आज वही CPEC की पेमेंट हमारे गले में आई हुई है। आज वही CPEC हमें लगता है कि हमारे गले का तौक बना हुआ है कि हमें उसकी पेमेंट्स के लिए हमें परेशानी हो रही है। 2 साल 3 साल पहले की मिसाल है, इमरान खान साहब कहा करते थे कि बंडल आइलैंड जो है ना वो मेरा ख्वाब है और मैं उससे इकॉनमी को ग्रो करके दिखाऊंगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो डिल्यूजनरी इकोनॉमिक्स है, ये डिल्यूजनरी इकोनॉमिक्स आपको कहीं नहीं लेके जाती। आप उससे पीछे चले जाएं, हर 10 साल के बाद आपको एक मेट्रो का ख्वाब था जी कि मेट्रो हम बना देंगे, उसके आगे पीछे इंडस्ट्रियल जोन बन जाएंगे और उसके बाद हम लोग तरक्की करने शुरू हो जाएंगे। उससे पीछे आप ज़िया साहब के दौर में चले जाएं जी, अगर हम लिबरलाइज कर देंगे सारी इकॉनमी को, अगर हम ना डीनेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके चले जाते हैं, लिबरलाइज कर देते हैं तो इकॉनमी ठीक हो जाएगी। उससे पीछे आप चले जाएं तो नेशनलाइजेशन की वजह से आपको लगता था कि आपकी इकॉनमी ठीक हो जाएगी। ख्वाबों से, नहरों से और छोटे छोटे स्टेप से इकॉनमियाँ ठीक नहीं होती हैं, ये बहुत क्लियर बात है। आपको पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। पॉलिटिकल कैपिटल को, अपने फॉलोअर्स को ये बात बतानी पड़ेगी कि हम किस नहज पे खड़े हुए हैं, हम कहाँ खड़े हुए हैं इस वक्त। हम अगर ये बातें मुझे पता हैं या मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत सख्त प्रॉब्लम में है, तो मेरा पूरा ईमान और तयक्कुन है कि ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी पता है, ये हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर को भी पता है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में, प्लानिंग कमीशन में हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, हर पॉलिटिकल पार्टी के छोटे बड़े लीडर को, सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत कितनी सख्त हालात में से गुजर रही है। हर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को पता है, हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को पता है, हर यूनिवर्सिटी को हीट फील हो रही है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का बजट कट हो रहा है, हर यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट कट हो रहा है, हर दफ्तर का बजट कट हो रहा है, शदीद किस्म वाली ऑस्टेरिटी के मैयर लिए जा रहे हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सबको पता है, आप बाहर बाजार में चले जाएं, जो चीज़ आप महीना पहले खरीद सकते थे आज आप वो नहीं खरीद सकते हैं। जो चीज़ आपको महीना पहले जिस रेट पे मिलती थी वो उस पर नहीं मिलती है। तो इसका मतलब यह है कि हालात बहुत हमारे हाथ से निकल रहे हैं। तो हमें जो हीट फील हो रही है इसके बारे में हम उस्तादों को, हम पॉलिटिशियंस को, हम अफसरों को ये बात लोगों को बतानी है कि भाईजान हालात बहुत ख़राब हैं। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें कि अगले 5, 6, 8 महीने या अगले 2, 4, 6 साल हमारे हालात ख़राब हैं। अगर हमने अपने आप को संवारना शुरू ना किया तो संवारने के लिए हमें किसी को तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ती है कि जी चाइना ने क्या किया था और वियतनाम ने क्या किया था और रवांडा ने क्या किया था या बांग्लादेश ने क्या किया था। हमारे सामने पूरा चार्टर ऑफ इकॉनमी मौजूद है और हर एक को पता है क्या करना है। तो अगर हम इसमें से निकल आते हैं, इस डिल्यूजन में से निकल आते हैं, इस ख्वाब में से निकल आते हैं कि हमें शायद IMF का ये प्रोग्राम बचा ले, हमें शायद ये CPEC बचा ले, हमें शायद ये गवादर बचा ले, तो अगर हम इसमें से अगर निकल आते हैं तो मुझे लगता है कि ये हमारा पहला कामयाब स्टेप होगा। तो हमें इस रुख चलना कैसे है इसको हम स्टेप बाय स्टेप अगली एपिसोड में आपको बताएंगे या समझाने की कोशिश करेंगे, या कम से कम एक अपनी अवेयरनेस के लिए ये हम करेंगे कि यार हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।